हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 11वीं व्यवसाय अध्ययन में पाठ 2 व्यावसायिक संगठनों के स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम व्यावसायिक संगठन के स्वरूप की अवधारणा के बारे में जानेंगे। किसी भी व्यावसायिक इकाई को प्रारंभ करने के पूर्व यह सुनिश्चित करना बहुत महत्वपूर्ण है कि संगठन का कौन सा स्वरूप सर्वाधिक उपयुक्त होगा। व्यवसाय के उपयुक्त संगठन के चयन पर ही व्यवसाय की सफलता निर्भर करती है। प्रोफेसर L.H. हेने ने सही कहा है कि व्यवसाय को संगठन का स्वरूप इतना मजबूत होना चाहिए कि वह दीर्घकाल तक चलता रहे तथा छोटी मोटी बाधाएं इसे बंद न कर सके, अर्थात यह सुरक्षित रूप से चलता रहे। व्यावसायिक संगठनों के निम्नलिखित स्वरूप वर्तमान युग में अत्यधिक लोकप्रिय है। नंबर 1 है एकांकी व्यवसाय, नंबर 2 है अविभाजित हिंदू पारिवारिक व्यवसाय, नंबर 3 है साझेदारी, नंबर 4 सहकारी समितियां और नंबर 5 है कंपनी। हम यहाँ एक एक का विस्तृत विवेचन करेंगे। सबसे पहले हम स्वामित्व या एकांकी व्यापार के बारे में पढ़ेंगे। एकांकी व्यापारी वह व्यापारी है जो अपने देश के सामान्य नियमों तथा व्यवसाय पर प्रभाव डालने वाले विशिष्ट नियमों के अंतर्गत अपने व्यवसाय से संबंधित समस्त बातों में सर्वोच्च निर्णायक होता है। ऐसा किम्बाल एंड किम्बाल कहते हैं। अब हम एकांकी व्यापार का अर्थ पढ़ेंगे। यह कहा जाता है कि वस्तु विनिमय के साथ व्यापार का जो प्रथम स्वरूप प्रकट हुआ वह एकांकी व्यापार ही था। प्रोफेसर हेने के अनुसार व्यावसायिक संगठन का उद्गम एकांकी व्यापार में ही पाया जाता है तथा एकांकी व्यापार का उद्गम पारिवारिक क्रियाओं में पाया जाता है। मनुष्य ने परिवार के साथ जब एक से एक स्थान पर रहना प्रारंभ किया है तब से एकांकी व्यापार का जन्म हुआ है। उस समय व्यापार के स्वामित्व का स्वरूप एक व्यक्ति पर आधारित था। एक ही व्यक्ति पूंजी लगाता, उसका संचालन करता तथा संपूर्ण लाभ हानि भी वही वहन करता। डॉक्टर W.R. स्प्रिंगल का मत है कि प्राचीन पारिवारिक समूह जिनमें पिता प्रायः स्वामी की तरह कार्य करता था, लगभग आधुनिक एकांकी स्वामित्व की भांति थे। एकांकी व्यापार से आशय ऐसे व्यापार से होता है जिसकी स्थापना एक व्यक्ति द्वारा की जाती है। वह व्यक्ति आवश्यक पूंजी की व्यवस्था करता है तथा वही व्यक्ति व्यापार का संचालन, व्यवस्थापक, संगठन, प्रबंधक एवं साहसी होता है। वह व्यापार का अध्यक्ष होता है। व्यवसाय के स्वरूप, क्षेत्र, आकार एवं स्थिति संबंधी प्रत्येक निर्णय उसे ही लेना पड़ता है। व्यापार में होने वाले लाभ एवं हानि को स्वयं वहन करता है। वह व्यक्ति व्यापार के लिए स्वयं उत्तरदायी होता है एवं व्यापार के संचालन के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होता है। इस प्रकार के व्यापार को एकांकी व्यापार कहते हैं। आगे हम एकांकी व्यापार की परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे। एकांकी व्यापार को विभिन्न विद्वानों ने निम्न प्रकार प्रकाशित किया है। डॉक्टर जॉन एन सुबिन एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय के अंतर्गत एक ही व्यक्ति संगठन करता होता है, वही स्वामी होता है और व्यवसाय को अपने निजी नाम से चलाता है। डॉक्टर चार्ल्स W. गस्टनबर्ग कहते हैं, एकांकी व्यापार वह व्यापार है जो एक व्यक्ति द्वारा प्रारंभ किया जाता है तथा वही व्यक्ति व्यापार के कार्य, संचालन एवं लाभ हानि का उत्तरदायी होता है। प्रोफेसर लुई हेने कहते हैं, एकांकी व्यापार संगठन का वह स्वरूप है जिसका प्रमुख एक ही व्यक्ति होता है जो उसका संचालन करता है एवं उसके समस्त कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। व्यापार की असफलता की जोखिम का भार भी उसके कंधों पर रहता है। एक सामान्य परिभाषा यहाँ पढ़ सकते हैं हम। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि एकांकी व्यापार का वह स्वरूप है जिसे एक व्यक्ति स्थापित करता है, वही व्यक्ति पूंजी लगाता है, हानि लाभ के लिए पूर्णतः जिम्मेदार होते हुए व्यापार का संचालन, निर्देशन, प्रबंधक, साहसी एवं संगठन
होता है। व्यापार का सर्वोच्च अधिकारी होने के नाते स्वयं की पूंजी, स्वयं के निर्माण तथा स्वयं के कौशल से व्यापार का संचालन करता है। आगे हम एकांकी व्यापार के प्रमुख लक्षण या विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। उपयुक्त परिभाषा के आधार पर एकांकी व्यवसाय की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 पॉइंट है एकांकी स्वामित्व। एकांकी व्यवसाय का एक ही व्यक्ति स्वामी होता है। व्यापार की पूंजी, साधन एवं संपत्तियों पर उसका अधिकार होता है। वह व्यापार के प्रारंभ से लेकर व्यापार के अंत तक की सभी संपत्ति एवं दायित्वों के लिए स्वयं ही उत्तरदायी होता है। नंबर 2 असीमित दायित्व। एकांकी व्यापार में व्यवसाय का स्वामी एक ही व्यक्ति होता है, अतः व्यवसाय का संपूर्ण उत्तरदायित्व भी उसी व्यक्ति पर रहता है। व्यवसाय में होने वाली संपूर्ण हानि की पूर्ति भी उसे ही करना पड़ती है। यदि किसी कारणवश व्यवसाय में लगाई पूंजी से अधिक हानि हो जाती है तो इस अतिरिक्त हानि को पूरा करने का दायित्व एकांकी व्यापारी का ही होता है। उसे अपनी निजी संपत्ति से अतिरिक्त हानि पूरी करनी पड़ती है। संक्षेप में एकांकी व्यापार में हुई हानि को अंतिम पैसे तक चुकाने के लिए एकांकी व्यापारी उत्तरदायी है। यह एकांकी व्यापारी का असीमित उत्तरदायित्व है। डॉक्टर स्प्रिंगल ने कहा है कि कानून एकांकी व्यापारी के घर एवं व्यवसाय में अंतर नहीं मानता, अर्थात एकांकी व्यापारी व्यापार संबंधी सभी क्रियाओं के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है। असीमित उत्तरदायित्व होने से व्यापार के ऋण चुकाने के लिए अनेक बार उसे अपनी संपत्ति भी बेचनी पड़ती है, क्योंकि उसका उत्तरदायित्व असीमित रहता है। उदाहरण के तौर पर यहाँ हम समझ सकते हैं, यदि किसी व्यापारी के दायित्व 15,000 रुपये हैं व कुल संपत्ति 10,000 रुपये है, तो 15,000 रुपये के दायित्व के भुगतान हेतु 5,000 रुपये की कमी पड़ेगी। इसकी पूर्ति उसे अपनी निजी संपत्ति से करनी पड़ेगी। इस प्रकार कभी कभी एकांकी व्यापार में व्यापार एवं घर दोनों से बर्बाद हो जाते हैं। अतः असीमित उत्तरदायित्व एकांकी व्यापारी का प्रमुख दोष है। नंबर 3 पॉइंट है पूर्ण नियंत्रण एवं प्रबंध। संपूर्ण व्यापार पर एकांकी व्यापारी का पूर्ण नियंत्रण होता है। वह व्यापार को अपनी इच्छा अनुसार चला सकता है। वह अपने व्यवसाय का व्यवस्थापक, प्रबंधक एवं निर्देशक स्वयं होता है। उसे ही सारे व्यवसाय का प्रबंध करना पड़ता है। नंबर 4 पॉइंट है व्यवसाय के चुनाव की स्वतंत्रता। एकांकी व्यापार अपनी इच्छा अनुसार उत्तम से उत्तम व्यवसाय का चुनाव कर सकता है। भविष्य में व्यापार की आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन करने के लिए भी वह स्वतंत्र रहता है। वह व्यवसाय के चुनाव में किसी से परामर्श करने के लिए बाध्य नहीं है। नंबर 5 पॉइंट है वैधानिक शिष्टाचारों से मुक्ति। एकांकी व्यापार को सरलता से प्रारंभ किया जा सकता है। उसे कंपनी की तरह विशेष जटिल वैधानिक औपचारिकताओं को पूरा करने की आवश्यकता नहीं रहती। वैधानिक दृष्टि से कोई भी योग्य व्यक्ति सामान्य व्यवसाय, विक्रय कर, रजिस्ट्रेशन व गुमास्ता एक्ट आदि के नियमों का पालन कर व्यापार प्रारंभ कर सकता है। नंबर 6 पॉइंट है पूंजी पर आधिपत्य। व्यवसाय की संपूर्ण पूंजी की व्यवस्था एकांकी व्यापारी को ही करनी पड़ती है। वह निजी साधनों, बैंकों आदि संस्थाओं से ऋण लेकर व्यवसाय में लगाता है। इस कारण संपूर्ण पूंजी पर एकांकी व्यापारी का आधिपत्य होता है। नंबर 7 पॉइंट है कार्य का सीमित क्षेत्र। पूंजी एवं प्रबंध की सीमितता के कारण एकांकी व्यापार का कार्य एवं विशेष स्थानों तक ही सीमित रहता है। नंबर 8 पॉइंट है व्यवसाय के प्रारंभ व अंत करने में सुविधा। एकांकी व्यापारी किसी भी समय इच्छा अनुसार व्यापार का प्रारंभ एवं अंत कर सकता है। इन स्थितियों में उसे कंपनी एवं साझेदारी की तरह किसी जटिल वैधानिक कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं होती है। नंबर 9 पॉइंट है लाभ हानि का पूर्ण स्वामी। व्यापार के संपूर्ण लाभ अथवा हानि पर एकांकी व्यापारी का ही स्वामित्व होता है। अतः वह लगन एवं परिश्रम से काम करता
है। नंबर 10 पॉइंट है व्यवसाय का अस्तित्व एवं स्वामित्व। एकांकी व्यापार में व्यवसाय एवं उसके अस्तित्व अलग अलग नहीं होते। व्यवसाय की संपत्ति एवं उसका लाभ स्वामी का ही लाभ माना जाता है, तदनुसार ही उस पर आयकर का निर्धारण किया जाता है। आगे हम एकांकी व्यापार पर वैधानिक प्रतिबंध पढ़ेंगे। एकांकी व्यापार को प्रारंभ करने के लिए कुछ साधारण वैधानिक नियमों का पालन करना अनिवार्य है, जो निम्नानुसार है। नंबर 1 पॉइंट है अनुबंध करने की क्षमता। भारतीय अनुबंध अधिनियम के अनुसार वह व्यक्ति जो वयस्क 18 वर्ष की आयु से अधिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ हो, दिवालिया घोषित न किया गया हो, जो कानूनन अनुबंध करने के अयोग्य घोषित न किया गया हो, ऐसा व्यक्ति अनुबंध करने की योग्यता रखता है। नंबर 2 वैधानिक व्यापार। एकांकी व्यापार को कानून सम्मत वैध व्यापार करने की पात्रता रहती है। नंबर 3 अनुज्ञा पत्र की प्राप्ति। एकांकी व्यापारी द्वारा स्थानीय संस्थाओं, नगर निगम या शासन द्वारा निर्धारित व्यवसाय का लाइसेंस लेना आवश्यक है, जैसे अनाज का लाइसेंस, विक्रय कर नंबर आदि लेते हुए गुमास्ता कानून, फैक्ट्री अधिनियम आदि के नियमों का पालन करना चाहिए। नंबर 4 करों का भुगतान। केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय संस्थाओं द्वारा लगाए गए करों का भुगतान एकांकी व्यापारी को करना अनिवार्य है। नंबर 5 असीमित दायित्व। व्यापारिक हानियों के लिए एकांकी व्यापारी की व्यापारिक संपत्ति के साथ निजी संपत्ति भी ऋणों के भुगतान के लिए उत्तरदायी होती है। नंबर 6 पॉइंट है दिवालिया अधिनियम। यदि व्यापारी अपने ऋणों को चुकाने में असमर्थ है तो न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र देकर उसकी स्वीकृति लेने पर दिवालिया घोषित किया जा सकता है। इसके पश्चात कोई भी लेनदार उसे ऋण चुकाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। आगे की वीडियो में हम आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे।